नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने भारत के लोकतंत्र की जड़ों पर कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, क्या होता है जब वो लोग ही सुरक्षित ना रहें जिनका काम ही न्याय देना है। ये कहानी शुरू तो हुई एक बेहद सामान्य सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से, लेकिन देखते ही देखते ये एक बड़े राजनीतिक बवंडर में बदल गई। इतनी बड़ी कि इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत बहुत ध्यान से समझते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर इस लाइन के बारे में सोचिए। ये सवाल कितना गहरा है, कितना परेशान करने वाला है। जब हमारे जज, हमारे न्यायिक अधिकारी जो न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, अगर वही खुद को अनसेफ महसूस करने लगे, तो फिर एक आम आदमी, एक आम नागरिक इंसाफ की उम्मीद लेकर कहाँ जाएगा, किससे करेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक अलार्म है, और ये अलार्म बजा पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई एक घटना के बाद। अच्छा, तो इस पूरे संकट की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नींव को समझना होगा। और इसकी नींव जुड़ी है उस एक डॉक्यूमेंट से जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट। क्योंकि देखिए, किसी भी चुनाव के फ्री एंड फेयर होने की पहली और सबसे जरूरी शर्त ही यही है कि वोटर लिस्ट एकदम सही हो, एकदम सटीक हो। तो ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ एक बड़ी ही रूटीन और सच कहो तो थोड़ी बोरिंग लगने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से, जिसका नाम है SIR। हो सकता है आप में से बहुतों ने इसका नाम पहले सुना भी ना हो। तो आखिर ये SIR है क्या भला, और कैसे एक मामूली सी सरकारी प्रक्रिया मालदा में इतने बड़े संकट की वजह बन गई? आइए इसे समझते हैं। तो SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक देशव्यापी अभियान है। इसको ना आप ऐसे समझिए जैसे चुनाव रूपी बड़े त्योहार से पहले घर की पूरी तरह से साफ सफाई की जा रही हो। इसका एक ही सीधा सा मकसद है, इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को एकदम क्लीन, 100% एक्यूरेट बनाना। ये पक्का करना कि लिस्ट में हर नाम असली हो और हर वोटर जायज हो। अब इस साफ सफाई का मकसद क्या है? देखिए, इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, ये पक्का करना कि वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिले। दूसरा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम लिस्ट से हटाना ताकि कोई घोस्ट वोटिंग ना हो। तीसरा, जो लोग अपना घर पता बदलकर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम सही जगह पर अपडेट करना। और चौथा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि किसी भी गैर नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में ना घुसने पाए। ये सब इसलिए जरूरी है ताकि हमारे संविधान का जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मूल सिद्धांत है वो बना रहे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, एक सामान्य सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया जो पूरे देश में चल रही थी, वो पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही इतनी विस्फोटक क्यों हो गई, इतनी सेंसिटिव क्यों हो गई? इसका जवाब हमें मिलता है बंगाल के राजनीतिक माहौल में, जहां हर प्रशासनिक कदम को राजनीतिक चश्मे से देखने का एक चलन सा है। हुआ ये कि पश्चिम बंगाल में और खास तौर पर मालदा जिले में, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत करीब है, SIR प्रक्रिया के तहत करीब करीब 16 लाख नामों पर शक हुआ कि इन्हें लिस्ट से हटाया जा सकता है। अब जरा ये आंकड़ा सोचिए, 16 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में नामों के कटने की आशंका ने लोगों के बीच एक जबरदस्त बेचैनी और डर का माहौल पैदा कर दिया। और बस इसी डर के माहौल में दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक कहानियां, दो नैरेटिव्स गढ़े जाने लगे। एक तरफ राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह तो एक बैकडोर NRC है, यानी NRC को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है, जिसका मकसद एक खास समुदाय को टारगेट करना है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप था कि राज्य सरकार खुद राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर डर फैला रही है, और इसी डर की राजनीति का नतीजा है कि वहां हिंसा भड़क रही है। तो देखिए, हुआ क्या? जो चीज महज एक टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव काम होना चाहिए था, यानी वोटर लिस्ट की सफाई, वो एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया। इसी बीच वोटर लिस्ट से जुड़े दावों और आपत्तियों को सुनने के लिए कुछ न्यायिक अधिकारी मालदा पहुंचते हैं, और वहां जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि 7 जुडिशियल ऑफिसर्स जो सिर्फ अपनी ड्यूटी करने, अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने वहां गए थे, उनके पहुंचते ही एक बहुत बड़ी और गुस्साई भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये भीड़ वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का विरोध कर रही थी, लेकिन बात सिर्फ विरोध तक नहीं रुकी। हालत तब बेकाबू हो गए जब इन अधिकारियों को लगभग 8 से 9 घंटे तक अवैध रूप से बंधक बना लिया गया। सोचिए, उन्हें ना अपना काम करने दिया गया, ना वहां से निकलने दिया गया। 8-9 घंटे एक भीड़ के बीच में फंसे हुए, और फिर कई घंटों की देरी के बाद देर रात में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF ने आकर उन्हें वहां से रेस्क्यू किया। और इस पूरी कहानी का सबसे चिंताजनक पहलू क्या था? वो थी राज्य पुलिस की भूमिका। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि राज्य पुलिस ने या तो हस्तक्षेप किया ही नहीं, या बहुत ही ज्यादा देरी से किया। जब देश के न्यायिक अधिकारी बंधक थे, उनकी सुरक्षा दांव पर थी, तो स्थानीय पुलिस समय पर एक्शन क्यों नहीं ले पाई? यही वो सवाल था जिसने इस घटना को एक लोकल प्रोटेस्ट से उठाकर एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यानी एक राष्ट्रीय संवैधानिक संकट बना दिया। इतना बड़ा कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देना पड़ा। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में हैं जहां यह मामला मालदा की गलियों से निकलकर इसकी गूंज सीधे दिल्ली में भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। और यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं था जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता। यह इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। अब ये सुओ मोटो क्या होता है? इसका मतलब है कि कोर्ट ने किसी की याचिका या शिकायत का इंतजार नहीं किया। कोर्ट ने खुद मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर मामले की गंभीरता को समझकर इसमें हस्तक्षेप करने का फैसला किया। ये एक बहुत ही असाधारण कदम होता है जो कोर्ट तभी उठाता है जब उसे लगता है कि स्थिति वाकई बहुत ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। और मामले में दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वो किसी भी राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी फटकार में से एक है। कोर्ट ने कहा,
इट इज़ अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी ये राज्य में कानून और व्यवस्था का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे की गई सबसे कठोर टिप्पणियों में से एक मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य की मशीनरी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल हो गई है। कोर्ट ने कहा कि यह घटना सिर्फ कुछ अधिकारियों पर हमला नहीं है, यह पूरी की पूरी जुडिशियल प्रोसेस पर, न्यायिक प्रक्रिया पर और हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। कोर्ट ने एक तरह से कड़ा संदेश दिया कि देश में कानून का राज चलेगा, भीड़ का नहीं, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, नॉट मोबोक्रेसी। अब सुप्रीम कोर्ट की इतनी कठोर टिप्पणियों के बाद एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल हवा में तैरने लगा। सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल में हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये वही आर्टिकल है जो केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का अधिकार देता है। क्या एक घटना, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का आधार बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हां या ना में देना आसान नहीं है। इसके कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक पहलू बहुत गहरे हैं। क्या एक प्रशासनिक प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव को हिला सकती है? चलिए इस घटना के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की गहराई में उतरकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से मालदा में बहुत बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम हटाए गए, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 7 जुडिशियल ऑफिसर्स वहां पहुंचे, लेकिन हुआ क्या? एक गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया और सोचिए 8 से 9 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा। और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि पुलिस का एक्शन बहुत देर से हुआ। आखिर में सेंट्रल फोर्सेस को आकर उन अधिकारियों को छुड़ाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक रूटीन प्रशासनिक काम एक खतरनाक लॉ एंड ऑर्डर के संकट में बदल गया। तो चलिए अब आते हैं हमारे विश्लेषण के पहले और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस घटना ने हमारे संविधान के दिए सबसे बुनियादी अधिकारों पर कैसे सीधा हमला किया। हम सबने आर्टिकल 21 के बारे में सुना है ना? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर क्या इसका मतलब सिर्फ सांस लेना है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इसका मतलब है सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ जीना। और ये स्टेट की यानी सरकार की एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, एक सकारात्मक जिम्मेदारी है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे। मालदा में उन ऑफिसर्स को घंटों तक बंधक बनाकर स्टेट पहली नजर में अपनी इस सबसे बड़े संवैधानिक ड्यूटी को निभाने में नाकाम रहा। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की ये लाइन कितनी गहरी बात कहती है। जीवन का अधिकार सिर्फ एक जानवरों जैसा अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा है और इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। जब अधिकारियों को घेरा जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, तो ये सीधा सीधा उनकी मानवीय गरिमा पर हमला है, जो कि आर्टिकल 21 का एक खुला उल्लंघन है। और सिर्फ आर्टिकल 21 ही नहीं, एक और फंडामेंटल राइट यहाँ पर टूटता है। वो है आर्टिकल 19, जो हमें पूरे देश में कहीं भी आजादी से घूमने का अधिकार देता है। उन अधिकारियों को जबरदस्ती एक जगह पर रोककर रखना, जिसे कानून की भाषा में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं, उनके इस मौलिक अधिकार का सीधा हनन था। और हाँ, यूपीएससी के लिहाज से फंडामेंटल राइट्स का ये प्रैक्टिकल वायलेशन एक बेहतरीन केस स्टडी है। चलिए अब इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये मामला सिर्फ कुछ अधिकारियों के अधिकारों का नहीं था, इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। ये हमला था उस संस्था पर जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत याद आता है। जो लोग कानून पढ़ते हैं वो जानते हैं कि केशवानंद भारती केस एक मील का पत्थर है। इसी केस ने कहा था कि संसद संविधान की कुछ बुनियादी चीजों को नहीं बदल सकती और जुडिशियल इंडिपेंडेंस और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। तो जब आप जुडिशियल ऑफिसर्स को डराते हैं तो आप असल में संविधान के इसी मूल ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, 2 तरह के देश हो सकते हैं, एक जहां न्यायपालिका निडर है, जो कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ कायम रखती है, और दूसरा जहां न्यायपालिका को डराया धमकाया जाता है। वहां मोबोक्रेसी यानी भीड़ तंत्र का राज होता है और संस्थाओं के ढहने का खतरा बन जाता है। मालदा की ये घटना हमें इसी दूसरे खतरनाक रास्ते की तरफ एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। ठीक है, तो हमने बड़े बड़े संवैधानिक सिद्धांतों की बात कर ली। आप जरा उन स्पेसिफिक कानूनों पर आते हैं जिनका मालदा की घटना में साफ साफ उल्लंघन हुआ। देखिए, भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ के ऊपर कई गंभीर आपराधिक आरोप बन सकते हैं। पहला, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी किसी को जबरदस्ती एक जगह पर कैद करना। दूसरा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी काम में बाधा डालना। तीसरा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी जान से मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देना। और चौथा, अनलॉफुल असेंबली, जब 5 या उससे ज्यादा लोग किसी गैर कानूनी मकसद से इकट्ठा होते हैं। ये सभी बहुत गंभीर अपराध हैं। और अगर हम चुनावी कानून के एंगल से देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में चुनाव कैसे होंगे ये यही कानून तय करता है, और एक सही और निष्पक्ष वोटर लिस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन की नींव होती है। तो जब उन जुडिशियल ऑफिसर्स को वोटर लिस्ट का काम करने से रोका गया तो ये सिर्फ उन पर हमला नहीं था, ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस की आत्मा पर हमला था। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे क्रिटिकल मोड़ पर, वो मोड़ जहां देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देती है और स्थिति की गंभीरता पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा और सुना
उसके बाद एक ही बड़ा सवाल सबके मन में उठा, और वो सवाल ये था, क्या ये राज्य की मशीनरी की विफलता यानी फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी था? ये सवाल हमें सीधे तौर पर एक संवैधानिक संकट की तरफ ले जाता है। इसे समझने के लिए संविधान के 2 बेहद जरूरी आर्टिकल्स को जानना होगा। पहला है आर्टिकल 355। ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो हर राज्य को अंदरूनी अशांति से बचाए और ये पक्का करे कि सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है। और अगर कोई राज्य ऐसा करने में फेल हो जाए तो फिर आता है आर्टिकल 356, जो राष्ट्रपति शासन का रास्ता खोलता है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आर्टिकल 355 और 356 के बीच का ये ड्यूटी और नतीजे का रिश्ता समझना बहुत ही जरूरी है। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी देखिए। ये कानून और व्यवस्था का पूरी तरह से ढह जाना है। समझिए, जब देश की सर्वोच्च अदालत इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल करती है तो ये कोई मामूली बात नहीं रह जाती, ये एक संवैधानिक अलार्म है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि कड़े कदम भी उठाए। सबसे पहले कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी खुद इस मामले को उठाया। फिर पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी किए गए। कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा कि जुडिशियल ऑफिसर्स को बिना सुरक्षा के क्यों छोड़ा गया। और आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। यह साफ दिखाता है कि कोर्ट ने राज्य प्रशासन को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया। चलिए अब इन सभी कानूनी पहलुओं को एक साथ जोड़ते हैं और अपने अंतिम विश्लेषण पर आते हैं। आखिर ये पूरी घटना हमारे लोकतंत्र की सेहत के बारे में हमें क्या बताती है? तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। हमें एक बैलेंस नजरिया अपनाना होगा। एक तरफ चिंता की बातें जरूर हैं, जैसे भीड़ का सरकारी संस्थाओं पर हावी हो जाना या प्रशासनिक कामों का राजनीतिकरण, ये गंभीर चुनौतियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सिस्टम की ताकत भी दिखती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का तुरंत एक्शन लेना, आर्टिकल 355 जैसे संवैधानिक सुरक्षा कवच का होना और इलेक्शन कमीशन जैसी स्वतंत्र संस्थाओं का काम करते रहना। ये सब दिखाता है कि हमारे सिस्टम में मजबूत चेक्स एंड बैलेंसेस आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, मालदा की ये घटना सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं थी। ये हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष और सुरक्षित प्रक्रिया से चलता है। लेकिन अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, स्क्रीन पर देखिए। निम्न में से कौन सा कानून भारत में चुनाव प्रक्रिया को रेगुलेट करता है? ए, इंडियन पीनल कोड, बी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, सी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या डी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? इसका सही जवाब क्या है ये मैं नहीं, आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ में ये भी बताइए कि ये कानून किस साल लागू हुआ था। और एक बोनस क्वेश्चन भी है, अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो जाए तो कौन सा संवैधानिक आर्टिकल लागू हो सकता है? अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले डिस्कशंस पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि याद रखिएगा, जानकारी ही असली ताकत है और जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र बनाते हैं।